नमस्कार। हिंदी स्पेशल में आपका स्वागत है। आज हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम लोग एक छोटा सा टॉपिक संज्ञा के बारे में अध्ययन करेंगे, जहाँ से परीक्षाओं में अक्सर एक आध दो प्रश्न पूछे ही लिए जाते हैं और हम लोग कन्फ्यूज़न में गलत करके आते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद संज्ञा से रिलेटेड जितने भी कन्फ्यूज़न होंगे वो पूरी तरह से दूर हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग संज्ञा को रटेंगे नहीं बल्कि ट्रिक के माध्यम से समझेंगे और जानेंगे। आइए एक नज़र डालते हैं इसकी परिभाषा पे। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो परिभाषा से तो बहुत कम ही प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। कहने का मतलब इस पृथ्वी पर जितनी भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो सब एक संज्ञा है। जैसे कोई भी वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो, सबका एक ना एक नाम होता है और जितने भी नाम हैं सब संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो अब जब हम रटने लगेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे नाम हैं, कितने नामों को रटेंगे। तो इससे अच्छा है कि हम संज्ञा को समझ लेते हैं, एक ट्रिक के माध्यम से जानते हैं कैसे इसको समझेंगे, इसमें अंतर क्या है। प्रश्न कहाँ से बनता है? संज्ञा के भेद। तो यहाँ से थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि दो आधार पे इसके भेद किए गए हैं। एक व्युत्पत्ति के आधार पे, तो जब व्युत्पत्ति के आधार पे भेद पूछे तो हम 3 लगाएंगे, और इसके अर्थ के आधार पर जब भेद पूछा जाए तो हम 5 भेद लगाएंगे। अच्छा, जब घुमा के पूछना होगा तो पूछते हैं, कभी कभार परीक्षाओं में पूछ लेता है कि संज्ञा के मुख्यतः भेद कितने हैं या फिर संज्ञा के मूलतः कितने भेद हैं, तब हम 3 लगाएंगे। लेकिन अगर संज्ञा के कुल भेद पूछ ले तब हम संज्ञा के 5 भेद लगाएंगे। अब जो व्युत्पत्ति के आधार पे संज्ञा के 3 भेद हैं, इनके बारे में एक एक करके जानते हैं, जहाँ से सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम समझेंगे कैसे, क्योंकि परीक्षाओं में जब भी पूछना होता है प्रश्न तो कोई ना कोई नाम दे देते हैं और उसमें हमें छांटना होता है कि इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि जातिवाचक संज्ञा है कि भाववाचक संज्ञा है या फिर द्रव्य या समूहवाचक संज्ञा है। तो केवल हमें छांटना ही होता है। तो आइए समझते हैं। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में कह दिया जाए चीन, तो अब चीन कहने से हमारा ध्यान घूम फिर के एक जगह पे केंद्रित हो गया, तो इसका मतलब इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा की सीधी सी ट्रिक यही है कि जब हमारा ध्यान घूम फिर के किसी एक स्थान पे केंद्रित हो जाए तो उसमें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा लगाएंगे। जैसे चीन कह देने से हम तुरंत हमारा ध्यान चीन पे केंद्रित हो गया, लेकिन अगर चीन के जगह हम कह दें देश, तो अब देश में पता नहीं कौन सा देश। देश में तो भाई सारे देश आ जाएंगे, चाहे भारत हो, अमेरिका हो, जापान हो, ईरान हो, सारे देश आ जाएंगे। तो जब सारे देश आ जाएंगे तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होकर के जातिवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि इसमें पूरे देशों का बोध हो रहा है। अब वहीं पे कह दें हिमालय, हिमालय कहने से हमारा ध्यान घूम फिर के तुरंत एक हिमालय पे जा रहा है, लेकिन अगर हम हिमालय की जगह कह दें पर्वत, पर्वत कह देने से पृथ्वी के सारे पर्वतों की ओर, यानी हमारा ध्यान घूम फिर के एक जगह पे केंद्रित नहीं हो पाएगा। तो जब हम एक जगह केंद्रित नहीं हो पा रहे हैं तो उसमें जातिवाचक संज्ञा होगी। लेकिन अगर हमारा ध्यान घूम फिर के एक जगह केंद्रित हो गया जैसे हिमालय पर, तो यहाँ पे हिमालय में व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। और अगर हम कह दें पर्वत, तो पर्वत में पता नहीं कौन सा है, अरावली पर्वत है कि गोवर्धन पर्वत है कि हिमालय पर्वत, कौन सा पर्वत पता नहीं, हमारा ध्यान एक जगह केंद्रित नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब इसमें जातिवाचक संज्ञा होगी। हम कह दें मोहन, तो मोहन कहने से हमारा ध्यान एक जगह केंद्रित हो जा रहा है, तुरंत हम मोहन पे हमारा ध्यान जाएगा। हाँ, हो सकता है कि मोहन नाम के अनेक व्यक्ति हों, तो
अनेक व्यक्ति होंगे तो उनकी विशेषता भी, उनके गुण अलग अलग होंगे। हर एक मोहन की अलग विशेषता होगी। तो इसलिए मोहन कहने से हमारा ध्यान एक मोहन पे तुरंत केंद्रित हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। घूम फिर के हम किसी एक मोहन पे आ जा रहे हैं, तो मोहन में व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। और वाराणसी, वाराणसी कह देंगे तो हमारा ध्यान तुरंत एक जगह केंद्रित होगा। लेकिन अगर हम वाराणसी की जगह कह दें शहर, तो दुनिया के सारे शहर आ जाएंगे। तो जब सारे शहर का बोध होने लगेगा तो उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होकर जातिवाचक संज्ञा होगी। अब देख लेते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जैसे कह दे पुस्तक, तो पुस्तक में तो सारी पुस्तकें आ जाएंगी। पता नहीं रामायण की पुस्तक की, महाभारत की पुस्तक की, हिंदी की पुस्तक या गणित की पुस्तक, यानी जब दुनिया की सारी पुस्तकों का बोध होने लगे, हमारा ध्यान एक जगह केंद्रित ना हो पाए, तब वहाँ पे जातिवाचक संज्ञा होगी। ट्रिक वही होगी जो पहले हमने बताया। कह दें गाय, तो गाय में तो दुनिया की सारी गाय आ जाएंगी। पता नहीं कौन सी नस्ल की गाय। तो जब हमारा ध्यान एक जगह केंद्रित ना हो पाए, हम किसी एक गाय पे केंद्रित नहीं हो पा रहे हैं, इसका मतलब इसमें जातिवाचक संज्ञा होगी। अब देख लेते हैं भाववाचक। भाववाचक संज्ञा में किसी व्यक्ति वस्तु की स्थिति के बारे में हमें ज्ञात होता है। जैसे वह किस परिस्थिति में है, उसकी दशा क्या है, दशा का बोध होता है। जैसे कह दें बुढ़ापा, या बुढ़ापा कह देने से जैसे लग रहा है कि किसी व्यक्ति की मतलब वह बूढ़ा हो चुका है, उसकी स्थिति अब बुढ़ापा की तरफ है, किसी बूढ़े व्यक्ति की ओर इशारा हो रहा है। यानी उसकी स्थिति का बोध हो रहा है कि वह आदमी बूढ़ा हो चुका है, अब वह नौजवान नहीं रहा। कह दें मित्रता, तो इसमें भी हमें एक दशा का बोध हो रहा है, तो इसमें भाववाचक संज्ञा होगी। अब इसको ट्रिक से कैसे जानेंगे, इसके अंत में हमें पा या फिर ता या त्व इत्यादि शब्द मिलेंगे, और या फिर कोई न कोई प्रत्यय लगा होगा। तो ऐसे शब्दों से हम पता कर लेंगे कि इसमें भाववाचक संज्ञा है। जैसे लड़कपन, बुढ़ापा, पढ़ाई, जैसे पढ़ाई में ई प्रत्यय है, लड़कपन में पन प्रत्यय है, लास्ट में लगा हुआ है। तो ऐसे शब्द जहाँ पे भी आए तो वहाँ पे भाववाचक संज्ञा होगी। अब चाहे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा में चाहे जितने भी उदाहरण देते रहें, हम ट्रिक से लगा के पहचान लेंगे, चाहे वह किसी व्यक्ति का या वस्तु का या स्थान का, जो भी, अब चाहे जितने दुनिया के उदाहरण देते रहे हम ट्रिक से पहचान लेंगे। वैसे ही जातिवाचक संज्ञा में भी चाहे कोई भी उदाहरण देते रहें, हम ट्रिक से जान लेंगे, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। आशा करते हैं आप लोगों को संज्ञा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब अगला दो बच जाते हैं, एक द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा सिंपल है, उसमें कोई बहुत मतलब उलझने की कोई ऐसी चीज़ नहीं है। द्रव्यवाचक संज्ञा नाम से ही पता चला, दुनिया के जितने भी द्रव्य पदार्थ हैं, जैसे तेल, पानी, घी इत्यादि जितने भी द्रव्य पदार्थ हैं, सब द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। लेकिन अंतिम बचता है समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे समूह का बोध हो रहा है। जैसे परिवार कह दें, सेना कह दें, गुच्छा कह दें, दल कह दें, सभा कह दें, तो इसमें लग रहा है कि कई व्यक्ति हैं। जैसे सभा होगी तो कोई एक व्यक्ति होगा नहीं, सभा में बहुत सारे लोग होंगे। या परिवार होगा तो परिवार में कोई एक व्यक्ति तो रहेगा नहीं, पूरा परिवार होगा, परिवार में माँ बाप भाई बहन सारे लोग होंगे। तो इस तरह से हम समूहवाचक संज्ञा को जान लेंगे। अब आपको संज्ञा अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, यहाँ से आप प्रश्न गलत नहीं करेंगे।